तो ये वो समय है जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा। लेकिन जब आप नेट पे सर्च करेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हुई है, लेकिन जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उनकी मृत्यु तो 1192 में हुई थी। तो अब कोई मरा हुआ व्यक्ति अब 14 साल बाद तो उठ के किसी को मार नहीं सकता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? चंद्रवृदयी की पृथ्वीराज रासो बुक के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा है और उसके बाद चंद्रवृदयी और पृथ्वीराज चौहान ने आपस में एक दूसरे को मार के खत्म किया था। तो अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवृदयी ने एक दूसरे को मार दिया था तो उसके बाद जो पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो उसका एंड कंप्लीट किसने किया? तो क्या वो सब जो पृथ्वीराज रासो में लिखा है वो सब क्या झूठ है? वो सब क्या गलत है? तो मतलब सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी को देखने से पहले ये वीडियो तो देखनी जरूर बनती है। वीडियो में आपको जो भी बातें बताऊंगा वो मैंने कहीं पढ़ी हुई है या कहीं सुनी हुई है। मैं कोई बहुत बड़ा इतिहासकार नहीं हूँ और मुझे इतनी भी डीप नॉलेज नहीं है। ये वीडियो खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो इस वीडियो को आप सीरियस ना ही ले। बस आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। हाँ, कल सम्राट पृथ्वीराज मूवी रिलीज होने वाली है, तो उससे पहले तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताने वाला हूँ, थोड़ी हाइलाइट्स बताने वाला हूँ और देखते हैं कि मूवी में वो किस तरह से दिखाया जाएगा। तो बस अब ज्यादा बोल बच्चे न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने मूवी फ्रीक चैनल में। तो अब 3 जून को यानी कि कल अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान रिलीज होने वाली है। जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज मूवी को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो उस मूवी को देखने से पहले हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये बात है 1149 की। अजमेर में उस दिन कोई मामूली बच्चा पैदा नहीं हुआ, उस दिन एक वीर, एक योद्धा, एक सम्राट पैदा हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ और उनका जन्म उनकी माता पिता की शादी के 12 साल बाद हुआ। बड़ी मिन्नतों के बाद 12 साल बाद सम्राट पृथ्वीराज का जन्म हुआ। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जन्म के तत्पश्चात ही उनको मारने के षड्यंत्र रचे जाने लगे, जो कि सारे असफल रहे। अब पृथ्वीराज चौहान धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो एक चौहान वंश में सम्राट के घर पैदा हुए थे, तो उनके जो लालन पोषण था वो तो बहुत अच्छी तरह से हुआ और अब वो युद्ध कला भी सीखने लगे थे। कहा जाता है कि छोटे से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान में एक कला थी कि जिससे वो हाथी और घोड़े जैसे जानवर को अपने वश में कर लेते थे। बाद में ये भी कहा जाता है कि छोटे से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो शब्द वेदी बाण कला थी वो सीखना उन्होंने शुरू कर दिया था। 11 वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अजमेर का जो भी राजकाज था वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कंधों पे आ पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के जो बचपन के मित्र थे वो थे चंद्रवृदयी। जी हाँ, जो उनके बड़े भाई की तरह रक्षा भी करते थे। चंद्रवृदयी जो बाद में उनके राजकवि भी बने हैं। जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवृदयी एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह एक साथ रहते थे। और जैसे जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बड़े हो रहे थे वैसे वैसे वो युद्ध कला में और सक्षम हो रहे थे और निपुण हो रहे थे और बेहतर हो रहे थे। तो अब पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो धीरे धीरे अपने राज्यों का भी विस्तार करते रह रहे थे और राज्यों को अपने कंट्रोल में कर रहे थे। ऐसे करते उनकी सेना भी विशाल होती जा रही थी। बात आती है सन 1166 की। पृथ्वीराज चौहान के नाना जो कि दिल्ली में अनंगपाल जो कि राज किया करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके आगे कोई पुत्र नहीं होता है। तो वो राजकाज है वो सम्राट पृथ्वीराज को सौंप देते हैं। जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाना होते हैं वो सौतेले होते हैं, यानी कि उनकी सौतेली माँ के पिता होते हैं। तो वो रियल नाना नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें राजकाज सौंप देते हैं। ऐसा कि आप सम्राट पृथ्वीराज मूवी के ट्रेलर में दिखाया गया है कि उनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ है। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि दिल्ली में हुआ है, क्योंकि वो तो राज अजमेर में करते थे। तो राज्याभिषेक तो मेरे हिसाब से अजमेर में होना चाहिए। दिल्ली में तो जब वो अनंगपाल मरे थे तो उसके बाद उन्हें क्षेत्र सौंपा गया था, राजकाज सौंपा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि उधर भी उनका राज्याभिषेक हुआ होगा। बाकी मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अजमेर में उनका राज्याभिषेक हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त तो दिल्ली कुछ भी नहीं था। अजमेर जो आज का राजस्थान है, तो क्षेत्र देखो, क्षेत्र के हिसाब से आज के टाइम में मतलब बहुत बड़ा एरिया था। तो दिल्ली तो मतलब कुछ भी नहीं था। और दिल्ली में क्यों उस वक्त राज्याभिषेक करेंगे? दिल्ली तो उस वक्त राजधानी भी नहीं हुआ करती थी। ये तो जब मोहम्मद गौरी के बाद जब कुतुबुद्दीन अहमद उनका गुलाम जो बैठा था तो उसने दिल्ली सल्तनत, मतलब वहां से शुरू हुई थी दिल्ली सल्तनत। ये तो नहीं लगता कि उस वक्त दिल्ली इतना मेन था। अब बाकी पता नहीं है, अगर आप लोगों को थोड़ी नॉलेज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की लव स्टोरी की। तो संयोगिता के पिता वो जयचंद थे जो कि उस वक्त
गुजरात, जो आज का गुजरात है, उधर राज किया करते थे। तो जब संयोगिता ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाएं सुनी तो वो उनसे मनी मन प्यार करने लगी। संयोगिता चुपके से उन्हें पत्र भेजने लगी। संयोगिता इतनी सुंदर थी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी उनसे प्यार हो गया। फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र की तो उनकी आपस में नहीं बनती थी उन्होंने, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद्र का कई बार विरोध किया था। जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की बात जयचंद्र को पता लगी तो उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा। उस वक्त हिंदू धर्म में स्वयंवर को आम बात माना जाता था और इस स्वयंवर में आसपास के छोटे बड़े सभी राजा बुलाए गए, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। और हाँ, जहाँ पे द्वारपाल खड़े रहते थे वहां पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 2 मूर्तियां खड़ी कर दी गई उनकी बेइज्जती के लिए। स्वयंवर तो आपको पता ही कि क्या होता है कि जिसमें जो लड़की होती है वो जिस पे भी हार डालेगी, जिस व्यक्ति पे भी हार डालेगी, वो उससे शादी कर सकती है। तो जब संयोगिता को हार डालने को कहा गया तो वो सब सारे राजाओं को क्रॉस करके जब उसकी नजर दरवाजे पे पड़ी जहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगी थी तो वो सीधी उसकी तरफ बढ़ी और उस मूर्ति को हार पहनाया। तो जिसके बाद सारे राजाओं ने अपनी बेइज्जती महसूस की और उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उन सब राजाओं के सामने संयोगिता को घोड़े पे बिठाकर वहां से ले गए। जिसके बाद जयचंद के सेना ने उनका पीछा भी किया लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाए। इसके बाद बात कर लेते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की। तो कई बुक्स में तो ऐसा कहा गया है कि उनके बीच 18 युद्ध हुए जिसमें 17 सम्राट पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, 1 पृथ्वीराज चौहान हारे हैं। कईयों में 23-24 इसकी संख्या बताई गई है, लेकिन जो मेन माने जाते हैं वो 5-6 युद्ध ही माने जाते हैं। ये बात कंफर्म है कि सब में गौरी ही आ रहा था। मोहम्मद गौरी ने पहली बार आक्रमण 1175 में भारत पे किया था। 1178 में पाटन गुजरात में वो पहली बार हारा भी था। तो मोहम्मद गौरी इतनी बार हारा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो बोलते हैं ना कि बार बार प्रयास करने से सफलता मिल ही जाती है, तो भाई मोहम्मद गौरी पे तो ये बिल्कुल फिट हो रहा है। लेकिन जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो फेमस युद्ध, आपने तराइन का युद्ध पढ़ा होगा। हाँ, तो ऐसे भी जाता है कि 1189 में पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच भी युद्ध हुआ था, जिसमें कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो सेना विशाल थी उसके सामने उनकी सेना हार गई थी। तो अब ये बात आती है 1191 की, यानी कि तराइन का पहला युद्ध, जो कि सरहिंद के पास ही लड़ा गया था, जो कि तराइन का युद्ध माना जाता है, पहला युद्ध माना जाता है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान को विजयी माना जाता है कि भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसमें जीते थे। लेकिन वो मतलब उसका नतीजा नहीं आया था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी था वो बुरी तरह से घायल हो गया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मरने ही वाला था। लेकिन उसका जो एक सेनापति है वो उसके वापस महल ले जाता है। तो फिर उधर मोहम्मद गौरी का उपचार होता है। तो उधर से उन्होंने 7 करोड़, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने 7 करोड़ का उधर से लूटपाट की थी, जो कि अपनी सेना में बांट दी थी। तो अब बात है सन 1192, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध। तो असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, ये होता है कि जो जयचंद होता है उसने अपना बदला तो कैसे निकालना ही था सम्राट पृथ्वीराज चौहान से, भी उसकी बेटी इतनी बेइज्जती हुई, मतलब ये सब हो गया। जयचंद मोहम्मद गौरी को न्योता देता है कि वो आक्रमण करे सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे और वो उसकी हेल्प करेगा, और वो सारी कमजोरी जो जितनी भी सेनाओं की, उनकी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जितनी भी सेना की कमजोरी थी वो उन्हें बता देता है। और साथ में ये भी कहता है कि हम एक प्लान बनाएंगे जिसके अनुसार जो जयचंद है वो उसकी हेल्प करेगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वो हेल्प करेगा। लेकिन जब वो उसकी सेना में, जब जयचंद के जो सैनिक होंगे वो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को ही मारेंगे। तो प्लान कुछ इस तरह से था, जिसके बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं उस युद्ध में, जो तराइन का युद्ध होता है, जो मोहम्मद गौरी जो आक्रमण करता है। तो उस दौरान उस षड्यंत्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान फंस जाते हैं और उसमें वो हार जाते हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो क्या इस वक्त ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, या सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कैद करके ले जाया जाता है, उन्हें उत्पीड़न यानी कि उन्हें टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उधर उन्हें उनकी प्रजा के सामने उनको मार दिया जाता है, या फिर चंद्रवृत्ति की पृथ्वीराज रासों के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाया जाता है और उधर उनकी टॉर्चर किया जाता है, और उनकी आंखें भी, उनको जब गौरी बोलता है कि अपनी आंखें नीची कर तो वो नहीं करते, तो जिससे उनकी आंखें जला दी जाती है, तो उनके फिर वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो चंद्रवृदयी है वो बोलते हैं मोहम्मद गौरी को, क्योंकि वो भी उनके साथ गए थे चंद्रवृदयी भी, तो वो बोलते हैं मोहम्मद गौरी को कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण विद्या में बहुत एक्सपर्ट है। तो ये क्या होती है शब्द भेदी बाण विद्या? मैं आपको बताता हूँ कि बिना देखे आपने मतलब एम करना है और आपका निशाना एकदम परफेक्ट लगेगा। तो बस असली कहानी शुरू होती है यही देखने के लिए मोहम्मद गौरी भी उत्सुक हो जाता है कि ऐसा भी कैसे हो सकता है बिना देखे कोई अंधा होने के बावजूद भी वो निशाना सही लगाए। तो उसके बाद असली खेल शुरू होता है। तो चंद्रवृदयी अपनी कविता के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हिंट देते हैं और बताते हैं कि उसकी दिशा, जो मोहम्मद गौरी की दिशा क्या है, डिस्टेंस क्या है, कहाँ पे एम करना है।
तो बस वो बोलते हैं कि चूकना नहीं। तो बस सम्राट पृथ्वीराज चौहान एम करते हैं और निशाना लगाते हैं और मोहम्मद गौरी वहां पे मर जाता है और उसके बाद चंद्रवृदयी और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं। तो ये सब चंद्रवृदयी की पृथ्वीराज रासों में लिखा गया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवृदयी ने एक दूसरे को गौरी को मारने के बाद एक दूसरे को मार दिया था, तो ये बुक का एंड लिखा किसने? तो मैं आपको बताता हूँ। चंद्रवृदयी ने ये सब करने से पहले अपने बेटे, जिनका नाम जलन था, उन्हें ये बुक कंप्लीट करने को कहा था और कहा था कि जो भी होगा इस बुक को कंप्लीट करे। ये था चंद्रवृदयी द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में जो एंड बताया गया वो ये एंड। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में बताई गई है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इल्तुतमिश वगैरह जो भी आते हैं वो सब आते हैं जो दिल्ली सल्तनत आएगी। गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, सैयद वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, फिर मुगल आएंगे, मतलब ये सब मतलब चलता रहेगा। ऐसा तो मतलब बुक्सों में बताया गया है कि 1206 में जो है वो गौरी मरा था। फिर अब किस पे विश्वास करें मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सम्राट पृथ्वीराज मूवी है वो पृथ्वीराज रासों पे बेस्ड है। उसके हिसाब से तो पृथ्वीराज चौहान ही मोहम्मद गौरी को मारेंगे और उसके बाद आपस में मर जाएंगे। उस मतलब सम्राट पृथ्वीराज मूवी की जो एंडिंग है वो बहुत धाकड़ रहने वाली है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए मैं इस मूवी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो इस मूवी के डायरेक्टर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने 18 साल पहले ये स्क्रिप्ट सोच ली थी। तो मतलब इतने समय से उन्होंने बहुत कुछ सर्च किया होगा, बहुत कुछ इतिहास, बहुत सी बुक से छान मारी होगी। तो उसके बाद जो आउटपुट निकला होगा, जो उन्होंने जो मेन उन्हें अच्छा लगा होगा, तो उस हिसाब से ये मूवी बनी होगी। तो इस मूवी की जो जान होगी वो इसकी स्टोरी होगी। तो अगर आपको सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इसके अलावा कुछ पता हो तो मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, कल जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी है वो रिलीज हो रही है, तो उसको देखने आप लोग जरूर जाएं। वो हमारा इतिहास है, उसको जरूर देखें। और हाँ, सम्राट पृथ्वीराज मूवी के ट्रेलर में कहा गया कि अंतिम हिंदू महान सम्राट। तो अंतिम कैसे भाई? उसके बाद और भी हिंदू सम्राट हुए हैं, बहुत से हिंदू सम्राट हुए हैं। कृष्णदेवराय को आप कैसे भूल रहे हैं? बाबर वो बंदा था जिसने अपनी लाइफ में एक भी युद्ध नहीं हारा, वो भी कृष्णदेवराय को सबसे महान बताता था कि इसके जैसा आज तक ना कोई हुआ है ना होगा। तो इसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि कल मैं सम्राट पृथ्वीराज मूवी का रिव्यू करने वाला हूं और कल हम बात करेंगे इस मूवी में सिनेमेटोग्राफी की, इस मूवी में एक्टिंग की, इस मूवी में वीएफएक्स की, इस मूवी में स्टोरी की, मतलब सब चीजों के बारे में कल चर्चा करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस ऐसी एंटरटेनमेंट से भरी वीडियोस आपके सामने आती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, वीडियो को कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।